Good morning to all of you. This is the first chapter in physics of class 9th science. The chapter name is motion. अब देखते हैं मोशन क्या होता है. मोशन जो गति होती है. An object is said to be in motion if a position changes continuously with respect to a fixed observer to a reference point is called origin. Suppose that motion जो होता है गति होता है. गति तभी आएगी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर. जैसे हम लोग देखते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये मूवमेंट नहीं कर रहा, ये ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन पे क्या है, फिक्स है. तो हम लोग इसको बोलेंगे स्टेशनरी है. ये क्या है, स्टेशनरी. अगर इसी के अंदर अगर कोई फोर्स लगाते हैं एक्सटर्नल, व्हेन वी आर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, एक्सटर्नल फोर्स जब इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएगा. तो हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ गया, मैग्नीट्यूड. यस, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. एक्सटर्नल फोर्स हियर, व्हेन वी आर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस मास, द बॉडी विल टेक इट्स मोशन, एक्सेलरेट करेगा. जब हम इसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो बॉडी के अंदर क्या आएगा, मोशन आएगा. बॉडी जो है अपनी अगर स्टार्टिंग में ए पोजीशन पे है तो ये मूव करके ये कहाँ पे आएगा, बी पोजीशन पे. तो हम कहेंगे कि बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए तब बॉडी क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल हियर सम एग्जाम्पल इज गिवन इन योर बुक. इफ ओ इज ए पॉइंट फिक्स ऑन ए प्लेन एंड ए गिवन ऑब्जेक्ट ए move in a plane so that the position of A keep on changing with respect to the O, then A is said to be motion with respect to the O. Here example is given in page number first. Example is motion of object. Here object is A and this is object B. Sorry, this is a position B. This is the reference line. This object is moving from A to B. So its position is changes continuously with respect to the time. Now come to the next page. In case the position of the object remain stationary with respect to the origin, then it is said to be rest. This happen in two cases. Here we see that at first I have told you that when the object is at rest, it means it is in stationary. When there is no any external forces apply on this object, then object will remain at rest. When external force is applied on this object, the object will continue to be in motion. तो जब तक हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो इसके अंदर कोई गति नहीं आएगी, नहीं तो ये अपने रेस्ट पोजीशन पे ही पड़ा रहेगा, जहाँ पे है वहीं पे रहेगा. The object as well as origin are rest in the given plane. Consider the example of a car parked in a parking area. To the guard sitting at the entrance of a parking, the car is at the rest since none of them are moving. अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया था आपके बुक में जो दिया है नेक्स्ट पेज पे, इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर कोई एक कार है अपने जगह पे पड़ा हुआ है, खड़ा है, पार्किंग एरिया में खड़ा किया गया है, और एक आदमी जो है अपने एंट्रेंस गेट पे बैठा हुआ है. जब तक वो आदमी उस कार के अंदर जाके स्टार्ट नहीं करेगा तो उस कार पे कोई मोशन नहीं क्रिएट होगा. तो आदमी भी बैठा हुआ है, कार भी अपने पोजीशन पे खड़ा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, अपने रेस्ट पोजीशन पे है. द ऑब्जेक्ट एज वेल एज ओरिजिन आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम पेस. अगर मान लीजिए वो आदमी जो बैठा था एंट्रेंस डोर पे, अगर वो जाता है कार के अंदर, एंटर करता है, फिर स्टार्ट करके उसको क्या करता है, मूव कराता है, तब हम कहेंगे कि उसके अंदर, कार के अंदर गति आ गई है. तो जब तक पोजीशन, जिस पोजीशन पे कार अपने पोजीशन पे स्थिर था, रुका हुआ था, स्टेशनरी था, तब उसके अंदर कोई आपका मोशन नहीं था, वो एट ए रेस्ट पोजीशन पे था, कह सकते हो वो अपने ओरिजिन पोजीशन पे था. All the above example reveal the motion is always described relative to the observer or origin. Hence the motion is relative in nature. Consider the example of an aeroplane. To all observer on the ground, the plane is in motion. However, to each of the passengers sitting in the plane, all the other passengers are rest. When a train is running on the track, the object on the side, such as tree, building,
and the people appears to move backward. This happens because there is a relative changes of motion between the observer and this object. Even the sun appear to move from east to west in the sky, though it is actually not moving in the same manner. It appears so because earth rotate from west to east on its axis. अब देखते हैं हम एक एग्जांपल लेके, जैसे मान लीजिए ये रोड है, इस पे कार क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, रोड पे कार मूवमेंट कर रहा है, इसे आगे जा रहा है। और ये ट्री है जो भी साइड में अगल बगल में जो ट्री क्या होते हैं रहते हैं। अब क्या हो रहा है कि ये कार जा रहा है, जैसे ये कार मूव कर रहा है तो इसके अंदर मोशन आ रहा है, लेकिन ये जो आपका ट्री है ये अपने पोजीशन पे क्या है, फिक्स है। ये क्या है, अपनी पोजीशन पे फिक्स है। कार तो मूव कर रहा है लेकिन ट्री क्या है, पोजीशन पे फिक्स है। इसके अंदर कोई गति नहीं है। गति किसके अंदर है, कार के अंदर। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। वेक्टर एंड स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मोशन के अंदर, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर एंड स्केलर, तो जिस ऑब्जेक्ट के अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, वो किसके अंतर्गत आता है, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आता है। और मैग्नीट्यूड सिर्फ इसके अंदर होता, स्केलर के अंदर सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और जिस ऑब्जेक्ट के अंदर मैग्नीट्यूड होता है वो किसके अंतर्गत आता है, स्केलर के अंतर्गत आता है। अब देखिए, हाँ, मैग्नीट्यूड जो होता है जिसके जैसे मास हो गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड कहेंगे। अब कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका खुद का अपना मास होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है, अभी हम डिफरेंसेस बताएंगे आपको वेक्टर और स्केलर में, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ किसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा ले लिया हमने डिस्टेंस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया डिस्टेंस। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, पहले तो ये जानेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपको अपने घर से स्कूल आना है, अपने घर से कहाँ आना है, स्कूल। अब घर से जब स्कूल आप चले हैं तो इसको घर से स्कूल आने में रास्ते अलग अलग है, पाथ अलग अलग है। एक होगा कोई शॉर्टकट मेथड, एक होगा पूरा घूम के आएंगे, मोहल्ला पूरा रोड घूमते हुए आएंगे, स्कूल आएंगे। तो देखिए, जो एक ए से बी तक आपको आना है, तो जो शॉर्टकट मेथड होता है या जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ये क्लियर हुआ, इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होता है यही चीज़ होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट पाथ होता है और डिस्टेंस जो होता है आपका लॉन्गेस्ट पाथ होता है। तो जो वेलोसिटी नहीं, डिस्टेंस जो होता है ये लॉन्गेस्ट पाथ होता है, क्योंकि इसमें आपका डायरेक्शन जो है फिक्स नहीं है इसके अंतर्गत आपका डायरेक्शन। लेकिन इसमें डायरेक्शन आपका क्या है, फिक्स है डिस्प्लेसमेंट के अंदर। यहाँ पे आप डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं। आप अपने घर से स्कूल के छत पे आ सकते हैं, यूनिट विल बी सेम, बट व्हेन वी आर कंसिडर measurement will be different because the distance is the longest path and displacement is the shortest path. Displacement is the no other way to travel to the longest way. Yes. Then there will be no any displacement, only distance will be considered.
then there will be no any displacement, distance will be considered. Everything, suppose I have taken as, हमने यहाँ पे लिया कि अगर घर के छत से बात किया जाए और स्कूल के, अपने स्कूल के छत से बात किया जाए, अगर हम टॉप टू टॉप ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। लेकिन अगर हम घर के और स्कूल के जो पाथ है हमारा कंसीडर करके आ रहे हैं, पूरा घूम के आ रहे हैं चारों तरफ से, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्शन क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारा डायरेक्शन क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ये फिक्स होगा। और यहाँ पे डायरेक्शन आपका चेंज हो रहा है, इसलिए क्या होता है, डिस्टेंस के अंतर्गत आए, डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आपका वेक्टर के अंदर जो डायरेक्शन क्या था, फिक्स था, डायरेक्शन क्या था, फिक्स था। लेकिन मैग्नीट्यूड के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं, इसमें स्केलर के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं, हर एक पाथ पे चेंज कर रहे हैं। तो ये था डिफरेंसेस स्केलर और वेक्टर के अंदर। अब कुछ और चीज़ें हैं, जैसे फोर्स हो गया, फोर्स भी आता है आपका वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। स्केलर जो होता है, आप स्केलर क्वांटिटी के अंदर जैसे स्पीड हो गया, टाइम हो गया। वेलोसिटी जो है आपका किसके अंदर आता है, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर, हाँ, वेलोसिटी एंड स्पीड। अब देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट से निकलता है उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट से निकलता है उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। यूनिट विल बी सेम, दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। और स्पीड जो होता है, जो डिस्टेंस से निकलता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम से जो निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसमें स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, तो आपका जो वेलोसिटी था, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट जो होती है वो सेम हो सकती है, मीटर ये है, ये सेकेंड में होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m/s, नीचे से ऊपर गया तो ये क्या होगा, s⁻⁻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 ⁻
वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी भी यूनिट जो होगा वो मीटर में होगा और ये क्या होगा, सेकेंड में होगा। तो ये भी यूनिट विल बी बोथ, वेलोसिटी एंड स्पीड की यूनिट, दोनों की यूनिट क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। लेकिन ये जो है हम लोग स्पीड जो होता है ये हमारा लॉन्गेस्ट पाथ से लिया जाता है और ये जो वेलोसिटी होता है ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ से लिया जाता है। यही डिफरेंसेस है दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। इसीलिए स्केलर के अंदर आपका डिस्टेंस आता है और वेक्टर के अंदर आपका डिस्प्लेसमेंट आता है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थे, वेक्टर और स्केलर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से कुछ चीज़ें और भी क्लियर हो गया, आपका स्पीड एंड वेलोसिटी भी आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसमें। यूनिफॉर्म मोशन उसको कहते हैं जब हमारा when a equal distance travel in equal intervals of time, that is called uniform motion। ठीक है, जैसे कि अगर हमने समय अपना बढ़ाते गया, पहले स्टार्टिंग में 0 पे थे तो हमारी दूरी जो थी 0 किलोमीटर थी, शून्य पे हम भी थे और समय भी क्या था, 0 पे था। अभी तक हमने अपनी गति, मोशन को स्टार्ट नहीं किया। जैसे जैसे हमने अपने टाइम को बढ़ाया, जैसे मान लीजिए हमने 10 सेकेंड बाद, आफ्टर 10 सेकेंड के बाद हमने दूरी जो है, अभी हम स्टार्टिंग पोजीशन पे हैं, अभी हमने अपने पाथ को स्टार्ट नहीं किया है, ये हमने 1 किलोमीटर तक ट्रैवल कर लिया। मतलब अगले 10 सेकेंड में हमने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया है। किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगा अगर हम ले लेते हैं, थोड़ी सी और छोटा ले लेते हैं, हम 100 मीटर ले लेते हैं, क्योंकि 10 सेकेंड 1 किलोमीटर तो फिर ज़्यादा हो जाएगा आपका। अगर अगले 10 सेकेंड में हम देखते हैं, मतलब ये लगभग आ जाएगा आपका 20 सेकेंड पे, क्योंकि अगर दोनों की डिफरेंसेस देखें, क्योंकि ये 10-10 सेकेंड का हमारा क्या हो रहा है, डिफरेंसेस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फिर हम अगले 100 मीटर तक जाएंगे, 200 मीटर तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए समय हमारा क्या ले रहा है, बराबर ले रहा है, तो दूरी भी क्या आ रही है,
बराबर आ रही है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनता है इसका लीनियर बनता है, ठीक है। क्या बनता है? लीनियर ग्राफ बनता है। अगर हम समय टाइम का देखें और अगर डिस्टेंस का देखें तो हमारा ग्राफ क्या आएगा? लीनियर ग्राफ आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम समय बढ़ा रहे हैं तो दूरी भी हमारी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। इस ग्राफ को और सही तरीके से एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि ये है इम्पोर्टेंट ग्राफ। इस ग्राफ को हम बनाते हैं यहाँ पे, ये टाइम हो गया एंड दिस इज डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखिए ये ओरिजिन है, ग्राफ पेज में देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है? वाई एक्सिस होता है। अब यहाँ पे हमारा जो ग्राफ का फॉर्मेशन होगा वो लीनियर ग्राफ बनेगा यहाँ पे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे t को हम सेकेंड में लेते हैं, वी हैव टू राइट द डायमेंशन अकॉर्डिंग इन द एक्स एक्सिस। यहाँ पे अगर हम t को लेते हैं, t इन सेकेंड में लेते हैं और दूरी को जो हमारा डिस्टेंस है उसको हम मीटर में लेते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस लिख दिए, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है हमारा? एक्स एक्सिस है। अब देखिए ये क्या है? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ऐसे हमारा समय जाएगा आगे, वैसे हमारी दूरी भी जाएगी। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। तो अगर हमने 1 सेकेंड बढ़ा तो 1 मीटर तक हम पहुँचे, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आए। अगले 1 सेकेंड में ये दूरी हमने देखा यहाँ पे आ गया दोनों। यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे मिला लीजिए ग्राफ को, एक्यूरेट ग्राफ आपका बनेगा। इसको आगे ले जाइए और इधर आइए, इक्वल इंटरवल्स इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में क्या करेंगे? इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे ऐसे। ये देखेंगे ओरिजिन से स्ट्रेट जाएगा एकदम सीधे सीधे, ऐसे ग्राफ पेज पे बनाएंगे तो और एक्यूरेट आएगा ये वैल्यू आपकी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखेंगे 1 सेकेंड में 1 मीटर दूरी आपने तय किया यहाँ पे, अगले 1 सेकेंड में 1 मीटर की दूरी तय किया, फिर अगले 1 सेकेंड में आपने दूरी, ये देखिए इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल दूरी को आप क्या कर रहे हो? ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है। डिस्टेंस आपका इक्वल मिल रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अब इसी का उल्टा हो जाएगा क्या? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर या आप कह सकते हो इक्वल टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंस को हम ट्रेवल कर रहे हैं। इसका मतलब ये ग्राफ का जो फॉर्मेशन होगा इसका, ये थोड़ा कुछ जिगजैग टाइप का होगा, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे। क्योंकि देखिए हमने अगले 1 सेकेंड में हमने 1 मीटर चला, अगले 1 सेकेंड में हम कुछ और ज़्यादा चल दिए, अगले 1 सेकेंड में हमने देखा कि गाड़ी जो है हमारी नीचे आ गई, ठीक है। तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कि हम समय बढ़ा रहे हैं लेकिन दूरियां हमारी क्या होती है? कभी ज़्यादा हो रही है तो कभी कम हो रही है। तो ये जो होता है आपका किसके अंतर्गत आते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ग्राफ से आप बता सकते हो इसको। तो स्पीड आपका क्या क्या क्लियर हो गया? इसमें वेक्टर हो गया, स्केलर हो गया, मोशन हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ये आपके पहला टॉपिक थे। यहाँ तक आपका जो है फर्स्ट लेक्चर में इतना तक कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे एक्सेलरेशन एंड न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ तक आप लोग क्या करेंगे? पेज 3 नंबर 20 आपके पास जो स्कूल में जो बुक अवेलेबल है साइंस का, वो प्राची उसके क्या बोलते हैं कि पब्लिकेशन की है, प्राची पब्लिकेशन की बुक अवेलेबल है फिजिक्स की। साइंस के जो भी है आपके पार्ट, जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, सब प्राची पब्लिकेशन की है। इसमें स्कूल में बुक जो है आपके अवेलेबल है, आप लोग स्कूल से बुक ले सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा पहले चैप्टर तक। थैंक यू। अभी तक हमने आपको जो चैप्टर जो था साइंस का क्लास 9 का मोशन का, उसमें हमने आपका कंप्लीटेड क्या क्या चीज़ किया था? मोशन, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, तीसरा जो है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड स्पीड, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जो आपके स्कूल में प्राची जो बुक पब्लिकेशन, प्राची पब्लिकेशन की जो बुक है
उसके अंदर जो पहला चैप्टर था आपका मोशन का, इतने टॉपिक जो है कंप्लीटेड हो चुके हैं। अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे 8576879375 पे अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं। थैंक यू।